नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराष्ट्र बुलेटिन में। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से वंदे भारत की एक और सौगात देशवासियों को दी है। हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राजस्थान की धरती को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर से दिल्ली आना जाना हो सकेगा और काफी आसान हो जाएगा यात्रियों के लिए। ये राजस्थान के पर्यटन में भी बहुत सहायक होगी। दरअसल पीएम ने कहा है कि बीते 2 महीनों में ये छठी वंदे भारत है जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और ये हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला है। बता दें कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 13 अप्रैल से इस ट्रेन में आम लोग सफर कर पाएंगे। अजमेर से जयपुर होते हुए दिल्ली कैंट तक जाने वाली ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। अजमेर से दिल्ली अब 5 घंटे और जयपुर से दिल्ली के लिए 4 घंटे का समय लगेगा। 12 अप्रैल को इसका वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से किया है। मां भारती की वंदना करने वाली राजस्थान की धरती को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर दिल्ली आना जाना और आसान हो जाएगा। ये ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत मदद करेगी। तीर्थराज पुष्कर हो या फिर अजमेर शरीफ, आस्था के ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंचने में भी अब श्रद्धालुओं को ज्यादा आसानी होगी। भाइयों और बहनों, बीते 2 महीनों में ये छठी वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसे हरी झंडी दिखाने का मुझे सौभाग्य मिला है। मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, मुंबई शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस, रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस, सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस, चेन्नई कोयम्बतूर वंदे भारत एक्सप्रेस और अब ये जयपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस आज शुरू हो रही है। जब से ये आधुनिक ट्रेनें शुरू हुई हैं, तब से करीब करीब 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। तेज रफ्तार वंदे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लोगों का समय बचा रही है। और एक स्टडी है कि एक वंदे भारत की यात्रा करने पर लोगों के कुल मिलाकर हर ट्रिप में करीब करीब 2500 घंटे बचते हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं। ये मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई है और 2024 आम चुनाव से पहले हो रही इस मुलाकात के बाद ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में यूपीए के संयोजक बनाए जा सकते हैं। नीतीश 3 दिन पहले दिल्ली के दौरे पर ये आए हैं। 3 दिनों का ये दौरा होने वाला है नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार मंगलवार को दिल्ली में ही पहुंचे। मीसा भारती के घर पर वो लालू यादव से भी मुलाकात करने पहुंचे थे। और नीतीश कुमार यादव आज तेजस्वी यादव के साथ और राजश्री के घर भी पहुंचे। उन्होंने लालू की पोती कात्यायनी को गोद में लिया। और इन नेताओं की ये जो मुलाकात है देश की राजनीति के लिए काफी अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि आज विपक्षी एकता को लेकर कोई कदम उठाया जा सकता है। नीतीश कुमार पहले से भी विपक्षी एकता के समर्थक रहे हैं और वो पहले भी कांग्रेस को साथ लेकर चलने की बात कहते आए हैं। और राज्यसभा सांसद और उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा है कि इसका साफ मतलब है कि आपने भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी, ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया है। आपने जांच शुरू की, पवार परिवार और उनके रिश्तेदारों को परेशान किया और उनके परिसरों में छापा मारा और अब आपको चार्जशीट में उनका नाम लेने के लिए उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आप देखिए, उसका मतलब ये है कि आप लोग ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं।
आपने उनके ऊपर रेड्स किए, उनकी फैमिली के ऊपर रेड्स किए, उनका जो शुगर फैक्ट्री है जरडेश्वर उसके ऊपर रेड्स किए, प्रॉपर्टी अटैच की, और जब चार्जशीट का मामला आया तो उनका नाम ही नहीं है। ये क्या है? इसका मतलब आप दबाव की राजनीति ईडी और सीबीआई के माध्यम से कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्रकांत पाटिल के बयान के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो गई है। दरअसल चंद्रकांत पाटिल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि बाबरी मस्जिद में विध्वंस में बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना का कोई लेना देना नहीं है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी और सीएम शिंदे को आड़े हाथों लिया है और उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। श्रेय खींचने का सवाल नहीं है, ये सरासर एक झूठापन है और ऐसे झूठ लोगों के हाथ में अपना देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? कहां थे ये लोग? इतने सालों के बाद अब आवाज इनकी बाहर आ रही है, तब तक क्यों चुप बैठे? बाबरी जब गिराई गई तब ये चुप बैठे थे, जैसे चूहे होते ना अंदर जाके छुप जाते, वैसे ही चूहे अभी बाहर आ रहे हैं। ये चूहों की बात हम क्यों मानेंगे? श्रेय का तो सवाल नहीं, लोगों ने देखा है। एक तो चंद्रकांत पाटिल जी का इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को घेरा है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे के 19 बंगले घोटाले के सिलसिले में रायगढ़ पुलिस ने सरपंच प्रशांत मिसल को गिरफ्तार किया। ये 19 बंगले कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे और पार्टी सहयोगी रविंद्र वाइकर की पत्नी मनीषा वाइकर के स्वामित्व में है। रश्मि ठाकरे ने 19 मई 2019 को कोरले गांव के सरपंच को पत्र लिखा था कि मैंने अन्वय नाइक के पास से 30 अप्रैल 2014 को जमीन और 19 बंगलों खरीदे हैं, वो मेरे नाम पर किए जाए। ग्राम पंचायत ने 2019 जुलाई में ये बंगलो रश्मि ठाकरे के रविंद्र वाइकर की पत्नी मनीषा रविंद्र वाइकर के नाम पर किए। उन्होंने दोनों ने जब चुनाव लड़ा तो अपने एफिडेविट में ये बंगलो, जिसके आज मार्केट वैल्यू 9.5 करोड़ है, वो छुपाई और इसलिए हमने चुनाव आयोग को शिकायत की, आयकर को, इनकम टैक्स को शिकायत की। दोनों ने इसकी स्पष्टता जानना चाहिए। जब चोरी पकड़ी गई तो 2021 के अंत में उद्धव ठाकरे और रविंद्र वाइकर ने ये 19 बंगलों गायब कर दिया और वहां के रायगढ़ जिलाधिकारी ने अधिकृत पत्र लिखा चुनाव आयोग और मंत्रालय को कि वो 19 बंगलों की चोरी हो गई है। और इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए फरवरी 2023 में रायगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। हमारी मांग है कि कल जो उद्धव ठाकरे सेना के सरपंच जो इस घोटाले में इन्वॉल्व है उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसका जो मुख्य लाभार्थी है, मेन लाभार्थी उद्धव ठाकरे रविंद्र वाइकर है, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे का उद्धव ठाकरे से कड़ा सवाल उन्होंने किया है। सवाल पूछते हुए कहा गया कि राम जन्मभूमि के लिए बाला साहेब ठाकरे के योगदान को सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन जब बाबरी का विध्वंस हुआ तो उद्धव ठाकरे किस छेद में जाकर छुप गए थे? हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेबांचं हिंदुत्व बद्दल आणि राम जन्मभूमी बद्दल त्यांचं योगदान हे मोठंच आहे, कोणच नाकारू शकत नाही आणि कोणी नाकारलं पण नाही। पण मला प्रश्न उद्धव ठाकरेंना विचारायचा आहे की तुम्ही बाळासाहेबांच्या बद्दल बोलताय, तुमच्या योगदानाबद्दल कधीतरी बोला। तुम्ही नेमकं मातोश्रीच्या कुठल्या बेळामध्ये तेव्हा जाऊन लपलेला आहात, कुठला कॅमेरा साफ करत बसलेला आहात? बाबरी मस्जिद तोडत असताना उद्धव ठाकरेचं नेमकं योगदान काय याबद्दल महाराष्ट्राला कधीतरी माहिती द्या। साधं 26/7 जेव्हा मुंबई तुंबलेली तेव्हा हेच उद्धव ठाकरे बाळासाहेबांना एकटे सोडून ताज प्रेसिडेंट मध्ये बँड्रामध्ये वांद्र्यामध्ये जाऊन लपलेले कुटुंबियाबरोबर आणि मोठ्या बाबरी बद्दलची भाषा करता। कधीतरी महाराष्ट्राला कळून दे की उद्धव ठाकरे हा किती घाबरट माणूस आहे। म्हणून
बाळासाहेबांच्या योगदानाच्या बोलण्या अगोदर स्वतःच्या योगदानाबद्दल और मुंबई की लोकल ट्रेन में तकनीकी दिक्कत होने के कारण ट्रेन पिछले 40 मिनट तक पटरी पर ही रुकी रही। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि गर्मी के मौसम में ट्रेन रुकने से यात्रियों को काफी परेशानी हुई है। यहां तक कि लोगों को दिक्कत होने के कारण लोग पटरी पर चलने के लिए मजबूर हो गए और पटरी पर चलते हुए ही वो अपने गंतव्य तक पहुंचे हैं। दरअसल दहीसर और बोरीवली के बीच में चर्च गेट के लिए तेज लोकल रुकी हुई रही और रेलवे हेल्पलाइन की तरफ से कोई सहायता नहीं दी गई है। हद तब हो गई जब ट्रेन के अंदर पंखे और लाइटें भी बंद कर दिए गए। कहाँ जा रहे थे सर? मैं भाईंदर से मरीलैंड जा रहा था, तो 10:20 से गाड़ी रुक गई, अभी तक चालू नहीं हुई। कुछ अलाउंस किया गया? अनाउंस का गाड़ी अभी अनिश्चित के कारण चालू नहीं हुई थी, बस टाइमिंग नहीं बता रहा। टाइमिंग नहीं बता रहा। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया सर? नहीं, कुछ भी नहीं, खाली टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण गाड़ी चल नहीं रही, वायर टूट गया। और धाराशिव में मौसम की मार से परेशान किसान विधायक कौशल पटेल ने गले पर पड़े रोने लगे। और आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक बर्बाद हुई फसल का जायजा लेने के लिए विधायक कैलाश पाटिल पहुंचे थे, तभी वो अपनी परेशानी बताते वक्त किसान जो हैं उनसे गले लिपटकर रोने लगे हैं। धाराशिव का ये मामला है जहां अचानक गिरी बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। खासतौर पर अंगूरों के बाग जो हैं वो तहस नहस हो गए हैं। किसानों की काफी फसल बर्बाद हो चुकी है और कैलाश पाटिल ने कहा है कि किसानों को सरकार जल्द से जल्द मदद देगी। मी आज सकाळपासून कळंब आणि धाराशिव तालुक्यातून ज्या ठिकाणी नुकसान झाले त्या ठिकाणी पाहणी करतोय। आता आपण बघितलं की शेतकऱ्याच्या भावना काय आहेत। त्यांनी त्यांच्या पूर्ण लेकराबाळांनी कष्ट करून जे पीक आणलं होतं ते पीक त्यांच्या डोळ्यासमोर जर ते नष्ट झालं असेल तर शेतकऱ्यांना आता आपण बघितलंच असेल की शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातून अश्रू थांबत नाहीत। अशा वेळी सरकारनं पंचनाम्याचे सोपस्कार किंवा पंचनामे करून मदत द्यायची असे आश्वासन देण्यापेक्षा, कारण सततचा पाऊस असेल किंवा मागच्या महिन्यात झालेली गारपीट असेल, ह्याचे फक्त पंचनामे झाले परंतु अद्यापर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 1 रुपया मिळाला नाही। आता तरी मायबाप सरकारनं जागं व्हावं आणि शेतकऱ्यांना त्यांची मदत, त्यांच्या हक्काची मदत जी आहे ती फुलना फुलाची पाकळी म्हणतात परंतु भरीव मदत आजपर्यंत फक्त सांगतात की आम्ही शेतकऱ्यांना हे दिलं ते दिलं, शेतकऱ्यांचं सरकार आहे, सर्वसामान्य सरकार आहे, परंतु ह्या सरकारला हे शेतकऱ्यांचे अश्रू दिसत नाहीत का? आता तरी सरकारनं डोळे उघडावे आणि कुठलेही सोपस्कार पंचनाम्याच्या कुठे अटी निकष हे न लावता शेतकऱ्यांना भरीव मदत लवकरात लवकर त्यांच्या खात्यावर जमा करावी। हेच ह्या और महाराष्ट्र के चंद्रपुर से खबर है जहां सर्व शिक्षा अभियान की पोल खोलने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। चंद्रपुर के सिंदेवाही के पंढेरी गांव में स्थिति कुछ ऐसी नजर आई कि हर कोई हैरान है। आपको बता दें कि जिला परिषद उच्च प्राथमिक स्कूल का मामला है जहां छात्र पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। भरी धूप में पेड़ की छांव में दरी बिछाकर ये छात्र पढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें आपको कि स्कूल की जो इमारत है वो खस्ता हाल है, इसीलिए छत का मलबा आए दिन छात्रों पर गिरता है और छात्र मामूली रूप से कई बार घायल भी हो चुके हैं। और ये हाल पूरे स्कूल के सभी कमरों का है। प्रिंसिपल के कैबिन का भी कुछ ऐसा ही हाल है जहां पर ये इस तरीके से छत से मलबा गिर रहा है और मजबूरन अब छात्रों को जमीन पर बैठकर पेड़ की छांव में पढ़ाई करनी पड़ रही है। आमच्या शाळेची व्यवस्था मोडकळीस आलेली आहे आणि शाळेच्या भरपूर अशा समस्या आहेत। शाळा मोडकळीस आली आहे, शाळेमध्ये शिक्षक लोक नाही, 7 शिक्षक होते त्याच्यामध्ये 5च शिक्षक उरलेले आहेत। या सर्व बाबीकडे शासन माझे पूर्ण नाव सावी गौतम रामटेके, शाळेचे नाव जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा पेंढरी कोके, वर्ग 6वी। आमच्या वर्गाची इमारत जुनी असल्यामुळे तिचं एक दगड खाली पडलं आणि एका मुलाला लागलं, त्याला दुखापत झाली आणि तेव्हापासून आम्ही इथेच बसले। आम्ही इथे बसल्याला 2-3 महिने। तारा अरविंद राऊत, सरपंच गट ग्रामपंचायत पेंढरी कोकेवाडा, जिल्हा परिषद शाळेला भेट दिली असता काही वर्गाची मुलं झाडाखाली बसून शिक्षण घेत होते। त्यांना विचारलं झाडाखाली का बसले? सर्व मुलांनी उत्तर दिलं वर्ग खोली मोडकळीस आली, कवेलूचे तुकडे अंगावर पडतात, काही मुलांना दुखापत झाली त्यामुळे आम्ही इथे बसतो, त्यामुळे नवीन वर्ग खोली मागण्याची। मुंबई के बटाला से खबर है जहां पर सायन कोलीवाड़ा इलाके में एक 69 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने 56 साल की पत्नी पर एसिड फेंक दिया है। यह एसिड फेंकने का मामला मुंबई
से सामने आया है। पुलिस ने इसे अब सुलझा लिया इस गुत्थी को। दरअसल महिला के पति ने ही महिला पर एसिड अटैक किया था। फिलहाल एसिड फेंकने के इस मामले को लेकर बुजुर्ग आरोपी वेंकटेश तन्नी उन पर धारा लगाई गई है। धारा 326A के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वडाला ट्रक टर्मिनस पुलिस स्टेशन मुंबई में एक सैन कोलीवाड़ा एरिया में एक लगभग 69 साल के एक बूढ़े आदमी ने उसकी वाइफ के कैरेक्टर पे डाउट लेने की वजह से उसके ऊपर एक एसिड जो है, कुछ घर में ही जो एसिड था वो थ्रो करने का कोशिश किया था और इसकी वजह से उस 56 साल की महिला को माइनर इंजरी जो है वो फेस पे हुई है। इस मामले में सेक्शन 326A के तहत गुना दाखिल किया गया है और आरोपी वेंकटेश और ट्रेन के दरवाजे पर खड़े यात्री के हाथ पर पटका मारकर मोबाइल चोरी करने वाले एक 18 साल के युवक को कल्याण जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम संदीप प्रसाद बताया जा रहा है, जो कि अंबावली का रहने वाला था और आरोपी के यहां पर यह मामला सामने आया कि वो चलती हुई ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर यात्री के हाथ पर लाठी मारकर मोबाइल चोरी किया करता था। पुलिस ने उसके पास से 5 से 6 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। गोरेगांव में डिडोशी इलाके में बिल्डर की मनमानी देखने को मिल रही है। बिल्डर के द्वारा बिना सुरक्षा इंतजामों के पुरानी इमारतों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। पूरी जानकारी होने के बावजूद पुलिस या महानगर पालिका बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है मुंबई में, जहां बिना किसी सुरक्षा के बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं। ऐसे में एक बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके ना पुलिस की तरफ से इस पर गौर किया गया, ना ही पालिका प्रशासन की तरफ से इस मामले में कोई सुध ली गई है। और महाराष्ट्र के चंद्रपुर से खबर है, जहां पर तोहे गांव के यहां से मामला सामने आया है और एक युवा किसान साहिल मोरे ने 8 एकड़ खेत में मिर्ची की फसल लगाई और नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लाल मिर्ची का बम्पर उत्पादन किया गया है और इस बम्पर उत्पादन से उसे लाखों रुपए का फायदा हुआ। उच्च शिक्षित होने के बावजूद नौकरी करने के बजाय ये शख्स खेती करता है। खेती का फैसला लिया और साहिल ने अपने किसान पिता का हाथ बटाना शुरू किया। पारंपरिक खेती को छोड़कर नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्रगतिशील युवा किसान के तौर पर उसने अपनी पहचान बनाई है। और बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड गैंग की ओर से ये धमकियां मिल रही हैं और इन धमकियों के बीच सलमान खान को एक बार फिर से रात को जान से मारने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि उनको राजस्थान के जोधपुर से किसी ने धमकी दी है। इस शख्स का नाम रॉकी भाई बताया गया, जिसने फोन कर धमकी दी और अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉल राजस्थान के शाहपुर से आया, जो कि एक 16 साल के लड़के ने किया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने नाबालिग को शाहपुर से हिरासत में ले लिया है। आगे की जांच के लिए उसे मुंबई लाया गया, लेकिन कॉल क्यों किया गया इसका पता लगाने के लिए पूछताछ जारी है। राबला महाराष्ट्र में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।